बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास मैथ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के असाइनमेंट 1 के एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस फॉर एनईडी टेस्ट चैप्टर नंबर 1 A prime intersection B prime. A prime intersection B prime will be equal to A and A union B whole prime. Option A is correct. ये हमारे पास जो है वो लॉ भी है डिमॉर्गन्स। A is equal to E F G, B is equal to X Y Z, U is equal to E F G X Y Z. Then A and B are called exhaustive sets. ये हम कुछ सेट्स के हवाले से प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। हमारे पास अगर दो इवेंट्स हों या दो सेट्स हों कि उनको यूनियन कर लें और ऐड कर लें और सिंगल यूनिवर्सल सेट आ जाए तो उन सेट्स को हम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास ये है कि ये जो लास्ट टाइम आपके पास ये एग्जाम्पल है कि अगर इन सबको जो है वो ऐड किया जाए तो एक वेन डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे शो किया गया है। इसी तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिसके दरमियान कुछ भी आपके पास जो है वो कॉमन ना आ रहा हो। जैसे ए और बी है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है तो ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। दूसरी बात ये है 2, 4, 6, 4, 5, 6, तो अगर इनका यूनियन करें तो वो एस के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ना ही ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना ही ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव तब होते हैं जब आपके पास जो है वो ए और बी को टोटल मिला के उनका यूनियन जो है वो सिंगल सेट के बराबर आए तो उसे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव कहते हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये है कि उनका इंटरसेक्शन खाली सेट आ जाए। ये जो है वो सेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है ई एफ जी एंड ए इज इक्वल टू ई एफ जी, बी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। दोनों में जो है वो एफ कॉमन है तो ये दोनों जो है वो ओवरलैपिंग सेट हैं हमारे पास क्योंकि इन दोनों में एफ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ भी कॉमन ना आता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स कहलाते हैं। लेट m इज इक्वल टू आर एस टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका मतलब ये है आर एस और टी बिलोंग्स करते हैं m से। लाइक जो आपके पास है r बिलोंग टू सेट m, ये बात सही है। r इज सबसेट ऑफ m, जबकि r एक एलिमेंट है, कोई सेट नहीं है। ये है सेट r बिलोंग्स टू m, ये बात भी गलत है क्योंकि खाली एलिमेंट r बिलोंग करता है। m इज सुपर सेट ऑफ r, ये बात भी गलत है क्योंकि r कोई सेट मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन 1 सिर्फ करेक्ट है। वी हैव ऑप्शन 1 इज नल सेट, ऑप्शन 2 इज ऑल्सो नल या एम्प्टी सेट, ऑप्शन 3 इज अ सेट विद अ सिंगल एलिमेंट 0, ऑप्शन 4 इज अ सेट विद अ सिंगल एलिमेंट 5 in it. Which of the following is null set? 1 and 2. Option D is correct answer. Question number 27. B is equal to D, W is equal to CD, X is equal to ABC, Y is equal to AB, Z is equal to ABD. Which of the following statement is false? First one is Y is subset of X. अब Y को आप देखें, Y में है AB और X में ABC है, इसका मतलब है ये बात बिल्कुल ट्रू है। W is not subset of V. अब V में खाली D है, W में जो है वो C और D है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। W इज नॉट सुपर सेट ऑफ, सॉरी सबसेट नहीं, W इज नॉट सुपर सेट क्योंकि जिसकी तरफ जो है मुंह खुला हुआ होता है तो वो हमारे पास सुपर सेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि W इज नॉट सुपर सेट ऑफ V, या अदर वर्ड में हम कह सकते हैं V इज नॉट सबसेट ऑफ W। तो ये बात गलत है, जबकि V जो है वो W का सबसेट है और W जो है वो सुपर सेट है। V इज नॉट सबसेट ऑफ Y, ये बात जो है वो बिल्कुल ट्रू है क्योंकि V में एक एलिमेंट है D, जबकि Y में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। Z इज सुपर सेट ऑफ V, D यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है Z इज सुपर सेट ऑफ
डी, इसका मतलब है ओनली टू स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Let A is equal to A be a subset of B and B a subset of C. मतलब एक हमारे पास मेजर सेट है A, उसका सबसेट है B, फिर B का सबसेट है फर्दर C. That is A is subset of B and B is subset of C. Suppose A belongs to capital A, B belongs to set B and C belongs to set C. And suppose D not belongs to A, E not belongs to B, F not belongs to C. Which of the following statement always must be true? A belongs to C. अब जैसा कि A B का भी सबसेट है तो जाहिर बात है B की वजह से जो है C का भी सबसेट होगा. अगर जो एलिमेंट A है वो सेट A में मौजूद है तो वो B और C में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी बात नहीं है. नेक्स्ट वन, B बिलोंग्स टू A. B जो है वो A से बिलोंग करता है, ये बात ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है हमारे पास. C नॉट बिलोंग्स टू A, तो ये बात भी हमारे पास जो है वो C A से बिलोंग करता है या नहीं करता, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं. चौथी स्टेटमेंट है E नॉट बिलोंग्स टू A. अब E जो है वो नॉट बिलोंग्स टू B है. अब जब E B में शामिल नहीं है तो पक्की बात है हमारे पास कि वो A में भी शामिल नहीं होगा. तो ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट. क्यों? क्योंकि जब A जो है वो सबसेट है B का और C का, तो A के एलिमेंट B और C दोनों में मौजूद होने चाहिए. और E नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि E जो है जब B में नहीं है तो उसके सबसेट में भी मौजूद नहीं होगा. तो 1 and 4 इज करेक्ट. तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है. लेट ए बी अ सेट 2 4 5 एंड 4. अब यहां पे हमारे पास एक सेट है ए, उसके तीन एलिमेंट है. एक है 2, दूसरा एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर 4 और 5 और तीसरा एलिमेंट है 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट है? 4 and 5 is subset of A. 4 और 5 जो है वो A का सबसेट है. ये बात हमारे पास जो है वो गलत है. सॉरी, ये मार्किंग रॉन्ग की हुई है, क्योंकि 4 और 5 जो हैं वो A का सबसेट नहीं है, बल्कि वो A के अंदर एलिमेंट है. हाँ, डबल ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि एक सबसेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर 4 और 5, वो A का सबसेट है. ये बात भी सही है. 4 और 5 एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर A से बिलोंग करता है, ये भी सही है, लेकिन ये बात गलत है. लेट S इज इक्वल टू 3 1 4 एंड 2. अब इसमें भी तीन एलिमेंट है, एक 3 है, दूसरा एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर 1 4 और तीसरा एलिमेंट है 2. तो कितने पावर सेट बनेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पावर n. n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट. तीन एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 ऑप्शन आएगा. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. If S is only non-empty set, then which of the following is correct? अगर S हमारे पास एक non-empty set है तो कौन सी बात सही है? S is subset of power sets. P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सेट्स ऑफ S को, तो S जो है वो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ S में. बाकी जो है S belongs to, तो belongs तो नहीं करेगा. और दूसरा आपके पास जो है वो S belongs to P, तो S सेट जो है वो P से बिलोंग नहीं करेगा. S सेट इज सबसेट ऑफ P ऑफ S, लेकिन ये S एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर है, तो बेस्ट ऑप्शन ए है कि S इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ S. ये जो ब्रैकेट के अंदर S लिखा है इसका मतलब है एक सिंगल एलिमेंट S जो है वो सबसेट है, तो ये बात गलत है. ब्रैकेट के अंदर यहां नहीं होना चाहिए. द वेन डायग्राम ऑफ A इंटरसेक्शन B, A प्राइम इंटरसेक्शन B प्राइम. अब कॉमन हिस्सा आपने लेना है A और B का. अब दोनों के प्राइम का. A प्राइम का मतलब है A के अलावा पूरा हिस्सा, मतलब A के अलावा ये बाहर का जितना भी हिस्सा है वो शामिल होगा. और B प्राइम का मतलब है B के अलावा सारा का सारा हिस्सा बाहर का. अब दोनों में कॉमन देखा जाए, A के अंदर ये A का सर्किल छोड़ के बाकी बाहर का पूरा आप शेड कर दें,
बी के अंदर बी का सर्किल छोड़ के बाहर का पूरा शेड कर दें, दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए और बी के अलावा सब कुछ कॉमन आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन इस तरह के जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो कि ये जो है वो पेपर में आएंगे, आज तक कभी मैंने देखे नहीं है वेन डायग्राम के क्वेश्चन। द करेक्ट वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या है कि आपके पास दोनों में ए और बी का जो कॉमन है वो हिस्सा आप लेंगे, उसके बाद ए और सी का हिस्सा कॉमन लेंगे, फिर उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ए और बी का कॉमन हिस्सा आएगा और ए और सी का कॉमन हिस्सा आएगा, दोनों हिस्से शामिल होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब ए यूनियन बी में जो है वो आप ए और बी मुकम्मल हाईलाइट करेंगे, ए यूनियन सी में आप ए और सी मुकम्मल हाईलाइट करेंगे, फिर उनका कॉमन हिस्सा ले लेंगे, तो आपके पास ए तो कंप्लीट ही आ जाएगा दोनों में, और बाकी बी और सी का कॉमन हिस्सा आ जाएगा। आपके पास एक लॉ होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल टू, अब ए दोनों के साथ यूनियन हो रहा है तो आप कह सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले आप बी इंटरसेक्शन सी का ये हिस्सा लेंगे, उसको ए के साथ यूनियन करेंगे। इसी तरह ये जो लास्ट क्वेश्चन है आप